मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस बताने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ये तीन शब्द आप सुनते हैं। साइंस विज्ञान, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, इन तीनों में क्या अंतर है? विज्ञान ये जानने की कोशिश करता है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, या मानव शरीर के बारे में आप बॉटनी ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में, ज़ूलॉजी में एनिमल लाइफ के बारे में, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये साइंस है। जैसे ये पंखा चल रहा है सामने, किसने ये बताया कि बिजली की तार में अगर धारा प्रवाहित कर दी जाए और उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो बल उत्पन्न होगा? चलिए कोई बात नहीं, ये तो हुआ विज्ञान, ये हुआ विज्ञान। फिर किसी ने ये दिमाग लगाया कि देखो ऐसा होता है, और अगर इस सिद्धांत का उपयोग करके हम ऐसे यंत्र का आविष्कार करें जो लगातार चलता रहेगा और हमें हवा देता रहेगा, तो ये अभियांत्रिकी है। विज्ञान से ऐसी चीज को बनाना जो हमारे लिए किसी तरह से फायदेमंद हो। और प्रौद्योगिकी क्या है? फिर जब ये चीज एक बार बन गई, स्टैंडर्डाइज हो गई, उसका प्रोडक्शन होने लगा, फैक्ट्रियों में होने लगा, वो कैसे किया जाए, वो प्रौद्योगिकी। तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं। आप आगे चल के वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि हम विज्ञान में क्या बात करते हैं, प्रौद्योगिकी में क्या बात करते हैं और अभियांत्रिकी में क्या बात करते हैं। अब जैसे ये मैंने सामने आपके इसलिए रखा कि मैं दिखाना चाहता था कि कंप्यूटर साइंस, साइंस विज्ञान तो एक चीज है। कंप्यूटर साइंस सब लोग नहीं पढ़ते, जो लोग उसमें जाएंगे वही पढ़ेंगे, लेकिन उसका उपयोग जब टेक्नोलॉजी के फॉर्म में आपके सामने आता है वो सभी करते हैं। ये क्या है? गूगल मैप्स। इसमें मैंने जालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट ए में लिख दिया, और मान लीजिए आपको कहीं जाना है, भले वो आगरा में हो भले ही बाहर हो, ठीक है, तो मैंने लिख दिया रेड फोर्ट, उसने बता दिया रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में है। मैंने सिर्फ रेड लिखा क्योंकि एक जगह जो रेड फोर्ट से है, रेड हिल्स, रेड क्रॉस, उसने सारे रेड से जो जगह उसे मालूम है उसने बता दिया। उसमें से मैंने चूज कर दिया क्या कि रेड फोर्ट न्यू दिल्ली, और अब मैंने उसे कहा गेट डायरेक्शंस, उसने पूरा रास्ता मुझे बता दिया कि कैसे कैसे जाना है। आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जाइए, 218 किलोमीटर टोटल, आपकी उम्मीद यह है कि 2 घंटे 31 मिनट में पहुंच जाएंगे। बैठे बैठे यहीं से हमने इस काम को कर लिया। और आजकल ऐसा आप गाड़ियों में भी देखते हैं, कार में लोग सिस्टम लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 7-8 हजार में लग जाता है, जिसमें कि इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमें यहां जाना है और मैप सामने आ जाता है, कहां से कैसे आपको मूव करना है, वो सब चीजें सामने आ जाती हैं। तो कंप्यूटर साइंस इसके पीछे है, इसका बेसिस है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, जो आपके काम आती है। जब तक साइंस नहीं पढ़ेंगे तब तक इस तरह की टेक्नोलॉजी बना नहीं सकते। तो
तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है, उससे कैसे हम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। तो ये किसी ने किया और ये अब एक एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है। 7-8 हज़ार में लोग खरीदते हैं, अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए दिया कि मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल सबकी समझ में आसानी से आ जाएगा कि कंप्यूटर साइंस कहां यूज हुआ। तो सबसे पहले कंप्यूटर्स क्या है और कंप्यूटर साइंस क्या है। कंप्यूटर्स डिवाइस माने यंत्र, और कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर्स को कैसे बनाया जाए, इन यंत्रों को कैसे बनाया जाए, और जब ये यंत्र बन जाएं तो उनको कैसे उपयोग में लाया जाए। ये दोनों साइंस ऑफ कंप्यूटिंग में आते हैं। तो जब 50 के दशक में कंप्यूटर्स विकसित होने लगे तो एक जो मीडिया वाले जैसे खबरों को छालने में बहुत विश्वास रखते हैं, मीडिया में एक खबर आ गई कि अब ऐसा यंत्र बन गया है जो कि मानव मस्तिष्क जैसा है। तो अब सवाल यह है कि क्या उसके 60 साल के बाद आज कम से कम हम ये बात कह सकते हैं कि आज के कंप्यूटर आपके ब्रेन से कंपीट कर सकते हैं। तो इसमें इतनी सारी स्पेलिंग्स गलत हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते, आज की तारीख में भी नहीं पढ़ सकते। तो आपसे बड़ा नहीं है कंप्यूटर किसी भी तरह से। जो कैपेबिलिटीज ह्यूमन ब्रेन में है वो आज भी कंप्यूटर्स में नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर्स में घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्ट हैं और हर बच्चा कंप्यूटर्स सीख सकता है। तो पहला मैसेज मैं ये देना चाहता हूं। तो इससे डरने की बात नहीं है, आप ज्यादा स्मार्ट हैं। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इतिहास। सबसे पहले जो कंप्यूटर्स में पुराने 3000 ईसा पूर्व 3000 BC में जो विकसित किए गए चीन में, उनको अबैकस कहते हैं। तो बेसिक आइडिया उसका ये था। इनसे मतलब ये इकाई दिहाई सैकड़ा हजार इस तरह से बीड्स बना रखे हैं और उनके हिसाब से गणना की जाती थी। लॉग्स आपने पढ़े होंगे। तो ये एक नेक्स्ट इंप्रूवमेंट है गणना करने में। लॉगरिथम्स आपने देखा होगा कि काफी सहायक होते हैं। जब बड़े बड़े अंक होते हैं तो उनको लॉग से छोटा कर लिया जाता है और आसानी से उनकी गणना की जा सकती है। फिर उस समय तक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी। ये आप साथ में सन देख रहे हैं 1645। इस समय तक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैकेनिकल बनाई जाती हैं। तो ये ब्लेज पास्कल, इन्होंने एक यंत्र बनाया जिसको पैस्कलाइन बोलते हैं, और यह भी एक गणना करने के लिए यंत्र था जो कि मैकेनिकल गियर सिस्टम से चलता था। जैसे आपके साइकिल में गियर होता है उसी तरह के गियर सिस्टम्स हैं, देख रहे होंगे आप चित्र में। उसके बाद जो बड़े नाम आते हैं वो आते हैं चार्ल्स बैबेज के। इन्होंने डिफरेंस इंजन करके बनाया। ये भी मैकेनिकल डिवाइस है और ये भी गियर सिस्टम पर ही चलता था। एक और नाम आता है हर्मन हॉलरेथ का 1884। उसमें इन्होंने बड़े अंक जो आते हैं, जैसे जब सेंसस होता है, जैसे भारत की आबादी, तो इनके हिसाब से इनकी कैलकुलेशंस करने के लिए पहले कंप्यूटर्स को यूज किया गया और उसमें हर्मन हॉलरेथ
ये एक बड़ा नाम आता है। 1946 यहां तक आते आते इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित होने लगी। तो सबसे पहला जो था वो ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC से ये बनता है। तो ये एक कंप्यूटर बनाया गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, और ये दोनों हैं एकर्ड और मोशली, इन दोनों ने बनाया। तो उस समय जो कंप्यूटर होते थे वो इतने बड़े होते थे, आप देख रहे हैं कि ये खड़े हुए हैं, और पूरा कमरा, बड़ा सा कमरा, एक कंप्यूटर। आज की तारीख में इसमें इससे ज्यादा कैपेबिलिटी है, ज्यादा पावर है गणना करने की। तो काफी विकास हो चुका है। इस साइज के कंप्यूटर होते थे और उनको प्रोग्राम करने में भी काफी मुश्किलें होती थी। धीरे धीरे विकास के साथ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आने लगे, और जो आपने कभी अंकल चिप्स के साथ एक लट्टू मिला करता है फ्री, उसको घुमाते हैं तो ओम जय जगदीश हरे की धुन आती है। किसने? कहने का मतलब यह है कि जो 20 रुपए के पैकेट के साथ फ्री आ रहा है वो उसका अपना दाम कितना होगा, उसके अंदर जो है एक चिप लगी हुई है, तो उस चिप का दाम कितना होगा। इतना सस्ता हो गया, ये बताना चाह रहा हूं। और उसमें से धुन निकलती है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसी 20 रुपए के साथ फ्री मिलने वाले लट्टू के अंदर एक चिप है जिसमें कि आपका ये संगीत स्टोर्ड है, उसके साथ ही उसमें बैटरी भी है, स्पीकर भी है, और वो सब 20 रुपए के साथ फ्री है। इतना आज की तारीख में विकास हो चुका है और इतना सस्ता। तो ये इनका जो टाइम है ऑपरेशन का वो नैनो सेकेंड्स में होता है। नैनो सेकेंड का मतलब 1/10⁹ सेकेंड, 1/10⁹ सेकेंड, मतलब इतने छोटे टाइम में इसका एक ऑपरेशन हो जाता है। और क्योंकि ऐसा है इसलिए ये बहुत फास्ट है। PDP-11 1970 में बना, और यह चित्र मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है कि 81 में जो जालबाग में सबसे पहला कंप्यूटर आया था वो ये था, PDP-11। तो जालबाग में कंप्यूटर्स का इतिहास अब 32 साल पुराना है। अब थोड़ा सा समझ लें कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। इस तरह के सवाल तो आप करते हैं, मुझे मालूम है 10th स्टैंडर्ड में है तो जरूर किया होगा कि एक कण जो है समय t=0 पर प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड, त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिशा y=0 पर चलना शुरू हुआ। तो t=25 सेकेंड, 25 सेकेंड के बाद उसकी स्थिति क्या होगी। ये सवाल सभी करते हैं। तो इसमें कंप्यूटर से क्या मतलब है? अभी आपको दें ये सवाल तो आप ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट या 1 मिनट में सवाल को कर देंगे। लेकिन अगर आपको प्रोग्राम बना दिया जाए तो ऐसा प्रोग्राम लगता है। हर प्रोग्राम में यही होता है। तो आपके जाने बगैर आपने प्रोग्रामिंग एक्चुअली सीखी हुई है। हर प्रोग्राम में शुरू में कुछ इनपुट होता है और उसके बाद कुछ लॉजिक होता है जिससे कि आप जो गणना करना चाहते हैं वो करते हैं, और आखिरी में स्क्रीन पर आंसर को दिखाने के लिए कोई स्टेटमेंट होता है। हर प्रोग्राम इसी तरह का होता है। कुछ इनपुट, कुछ गणना करने के लिए स्टेटमेंट्स और कुछ आउटपुट। अब ये तो सिंपल सवाल है, इसलिए गणना करने के लिए खाली एक स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ी। बड़े प्रोग्राम में मिलियन लाइन्स ऑफ कोड, 10 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड, मतलब 10 मिलियन मान 10⁻7 इतने स्टेटमेंट भी होते हैं। आज की तारीख में अगर आप एक
हाई एंड कार देखें, जैसे मर्सिडीज, इसमें प्रोग्राम्स, कार में प्रोग्राम होते हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिससे कि वो कंट्रोल होता है। तो 2 मिलियन लाइंस एस्टिमेट है कि 2 मिलियन इस तरह के स्टेटमेंट प्रोग्राम्स के होते हैं एक कार के अंदर। तो प्रोग्राम की आवश्यकता जो है उसको दिखाने के लिए मैंने कहा कि अगर आपको अलग अलग व्यू के लिए, अलग अलग त्वरण के लिए, अलग अलग दिशा के लिए ये गणना करनी हो तो अब आपको घंटा लग जाएगा, क्योंकि आपने एक सवाल तो कर लिया लेकिन अब ये हो गए बहुत सारे सवाल, और हर सवाल आप उसी तरह से करेंगे जैसे पहले वाला किया। जबकि अगर आप प्रोग्राम लिख सकते हो तो क्या होगा, ये सारे अलग अलग इनपुट डेटा उसको दे देंगे, वो एक साथ सारे करके आपको सारे रिजल्ट्स दे देगा। तो प्रोग्राम एक ही बार लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो लाभ होता है प्रोग्राम का और कंप्यूटर्स का वो ये है कि एक ही समस्या को, एक ही प्रॉब्लम को बार बार हल करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक प्रोग्राम आपने एक बार लिख लिया, अब उसको अलग अलग इनपुट्स के लिए आप अगर यूज करना चाहें तो वही प्रोग्राम काम में आ जाता है। जैसे ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया और लाखों करोड़ों लोग इस सॉफ्टवेयर को खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिससे कि मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो है वो आपको वहां दिख रहा है। ये बनाने में भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज किया और आपको दिखा सकते हैं। तो ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहलाता है कि एक प्रोग्राम आपने स्टोर कर लिया और उसको आपने अलग अलग तरह से यूज किया। और प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर में वो क्या करता है, प्रोग्राम में आपको मैंने दिखाया कि अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो प्रोसेसर जो काम करता है वो क्या करता है, मेमोरी में आपके सारा प्रोग्राम स्टोर्ड होता है, उसमें से एक एक इंस्ट्रक्शन को निकालता है, देखता है उसे क्या करना है, उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इसको कहते हैं फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। तो वो ये बार बार करता है, अगला इंस्ट्रक्शन लाएगा, समझेगा क्या करना है, एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगला लाएगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, बार बार करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आपने बड़ा प्रोग्राम लिख दिया हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। और इसीलिए जो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आज की तारीख में भी इस तरह के कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटर्स अलग हैं, इस तरह के कंप्यूटर्स आपकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क में यह कैपेबिलिटी है कि बहुत सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं। यहां पर क्या है, एक एक करके करते हैं। ये कुछ डाटा है कि किस तरह से बढ़ा। ये 1K मीन्स 1000 से लेके आज की तारीख में 4G, G इज 10 to the 9, 10 की घात 9, 1000 से लेके 10 की घात 9 तक मेमोरी बढ़ती चली गई। और ये अभी 93 की बात हो रही है। आज की तारीख में तो इतना काम एक छोटे से नेटबुक में हो जाता है। और कोर i7 में उससे भी कहीं ज्यादा। गीगाफ्लॉप्स का मतलब है 41.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की घात 9 ऑपरेशंस एक सेकंड में कर लेता है। इतने इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में कर लेता है। और सुपर कंप्यूटर्स 10 की घात 15 इतने ऑपरेशंस एक सेकंड में कर लेते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि आपके ब्रेन में ये अंतर है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जबकि प्रोसेसर्स में एक टाइम पर एक ही होता है। और इसीलिए कई सारी एप्लीकेशंस आज की तारीख में भी ऐसी हैं जो कंप्यूटर्स में करना मुश्किल है। वरना ये जो कीबोर्ड है इसकी क्या जरूरत है, मैं कुछ टाइप करना चाहता हूं, मैं बोल दूं आ जाए। ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं मार्केट में, लेकिन आज भी उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कि हर आदमी उसे यूज करे। ट्रेन करना पड़ता है, कई सारी इश्यूज हैं। मुझे जुकाम हो गया तो वो मेरी आवाज नहीं पहचानेगा, समझेगा नहीं मैं क्या कह रहा हूं।
ये सब दिक्कतें हैं, जबकि आपको ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होती। रोज जिस दोस्त को सुनते हैं उसको अगर जुकाम भी हो जाए तो भी अगले दिन उसे समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, शुरू में यह कहा गया कि नहीं, हम आज की तारीख में ऐसी चीज विकसित कर सकते हैं जिससे कि हम यंत्र में इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मानव में है। तो उसके लिए ये सारी चीजें लोगों ने कोशिश की कि ये बन जाएं। जैसे चेस एक बहुत बड़ा मापक होता था कि अगर कोई प्रोग्राम बहुत बढ़िया चेस खेल ले तो उसको वो मानते थे कि ये इंटेलिजेंट है। और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे आज की तारीख में बन भी गए हैं, एक दशक पहले तक भी हो चुका था ये काम, और वर्ल्ड चैंपियन को हराने लायक प्रोग्राम्स भी बन गए। लेकिन उसके पीछे बहुत अलग तरह की टेक्नोलॉजी बनाई गई, इसलिए ये नहीं माना जाता है आज की तारीख में भी कि उसमें वही इंटेलिजेंस है जो ह्यूमंस में। अब मैं कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूं जो आजकल चल रही हैं। एक तो मैंने बताया कि मुझे टाइप करना पड़ता है, ये बड़ा समय भी लेता है और इतना आसान भी नहीं है। तो शुरू में आप लोगों को काफी दिक्कत भी होती है, कीबोर्ड पे देखते हैं, ढूंढते हैं ए कहाँ है बी कहाँ है। तो अगर हम जो चीज़ बोलें उस चीज़ को वो कंप्यूटर समझ ले और उसको एग्जीक्यूट करे तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स बने भी हैं और यूज़ भी हो रहे हैं। तो वो आता है इसमें नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, स्पीच एनालिसिस, और इसका कॉम्बिनेशन है वो कि आप पूरे सेंटेंस अगर बोलें और कंप्यूटर रिस्पॉन्ड कर ले तो वो फिर उसके लिए नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो कुछ जो यहां पर हम लोग कर रहे हैं मैं उनके बारे में बताऊं। ये 31 जनवरी को ओपन डे होता है। एक आपके पास मान लीजिए एक किताब का एक पन्ना है और आप चाहते हैं कि उसको मैं कंप्यूटर में ले लूं। जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं, जेरॉक्स, तो वो क्या करता है, जो पेज मशीन पे रखा आपने उसकी एक कॉपी बना देता है। माने क्या, माने यूं समझ लीजिए कि उस पेज की उसने फोटो खींची और फोटो को छाप दिया, इतना काम कर लेता है। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो पेज है उस पेज पे जो लिखा हुआ है वो जिस तरह से हम टाइप करके वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस तरह से आ जाए। क्या फायदा है? फायदा यह है कि उसमें अगर हम किसी शब्द को बदलना चाहें, कुछ उसमें जोड़ना घटाना चाहें तो वो सब संभव है। फोटो में वो सब संभव नहीं है। तो ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जो कि इतना काम कर ले। क्या कर ले कि ये जैसे है छपा हुआ, अब मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो क्या करूं, या तो जो व्हाइट फ्लूइड आता है आप लोग खूब यूज करते हैं असाइनमेंट जमा करते वक्त, उसको लगा के उसके ऊपर दोबारा लिख दूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर से ही हो, तो ये मुझे इसके अंदर चाहिए, वर्ड में चाहिए, तो ये पूरा रिकॉग्नाइज होके वर्ड में आ जाता है। और ऐसे सॉफ्टवेयर स्कैनर के साथ इंग्लिश के लिए तो फ्री आते हैं। इंग्लिश में ये जो स्क्रिप्ट है ये बड़ी आसान है। क्या है, 26 छोटे और 26 बड़े अक्षर समझ लें तो बहुत है। कुछ न्यूमरल्स, अंक, 2-4 सेमीकोलन, फुल स्टॉप, कॉमा, बस। हिंदी, तेलुगु, इन सब में क्या समस्या है कि एक का लिखेंगे फिर उसके नीचे एक ऊ की मात्रा लगा देंगे। अगर ऊपर चंद्रबिंदु भी लगा सकते हैं, का के साथ एक रा की मात्रा भी लगा सकते हैं, क्रुम हो गया वो। तो अक्षर एक नहीं है, अक्षर के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे तरह तरह की मात्राएं जुड़ जाती हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है
कि जो कागज पर छपा हुआ है उसमें प्रकार बहुत अधिक तरह के हो जाते हैं, खाली 26 और 26 नहीं रह जाते। केवल वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं है हिंदी में, मात्राएं हैं बहुत सारी, और जिस तरह से हिंदी में है उसी तरह से तेलुगु में है। उर्दू में तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें क्या है, कई चीजें लिखते ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट से वो पढ़ी जाती है। एक तो बेसिक अंतर तो आप सबको पता होगा कि उर्दू दाएं से बाएं पढ़ी जाती है, वो तो है, वो तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर के लिए दाएं से बाएं पढ़ने, उसमें वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें भी इसी तरह से कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सारी स्क्रिप्ट्स जो इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं, इनको समझना, एक फोटो में से एक एक अक्षर को अलग कर लेना, ये थोड़ा टेढ़ा काम है। इसलिए इसका सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कुछ इस तरह के हमने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। एक ये एप्लीकेशन है, जैसे आप हिंदी भाषी नहीं है, माने एक मिसाल के तौर पे आप हिंदी भाषी नहीं है और आप यहां पे आए, आपने कोई साइन बोर्ड देखा जो हिंदी में लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट में गए तो मेनू हिंदी में है, आपके पास ये फोन है, इसमें जो मैंने अभी एक गूगल दिखाया, इसमें एक गूगल ट्रांसलेट करके भी सॉफ्टवेयर है, फ्री अवेलेबल है। वो क्या करता है कि अगर आप किसी एक भाषा में इनपुट दें तो बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, सब में, उसमें इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो ट्रांसलेशन दे देता है। ये चीज तो है अवेलेबल, तो आपके फोन में भी अवेलेबल है। समस्या क्या है, हिंदी आती नहीं तो टाइप कैसे करेंगे, उसको बताएंगे कैसे कि आपने क्या देखा। तो अब इसको और इसको जोड़ रहे हैं। जो हिंदी को पहचानने वाला सॉफ्टवेयर है वो हमने फोन में डाल दिया, ठीक है। ट्रांसलेट हमने गूगल वाला इस्तेमाल कर लिया, तो क्या मिला हमें हिंदी स्क्रिप्ट नहीं आती, पढ़ना नहीं आता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फोन निकाल सकते हैं, कागज के ऊपर रख के उसकी फोटो खींच ली, वो उसने हिंदी स्क्रिप्ट को पहचान लिया, उसे उस कोड में कन्वर्ट कर लिया जो कि गूगल समझता है, उसको गूगल को दे दिया, गूगल ने उसे ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट करके वही जो लिखा हुआ है वो जिस भाषा में आप चाहते हैं वो सामने आ गया। तो काम आसान हो गया कि नहीं, और कुछ टाइप नहीं करना पड़ा। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स लैब में बनाने की कोशिश की जा रही है। ये रोड फॉलोइंग व्हीकल, जैसे ये बीच में लाल पट्टी है, तो ऑटोमेटिक व्हीकल्स ऐसे बनाए गए हैं जो कि इस कलर को पहचानते हैं। तो क्या होगा कि अगर इससे हटने लगी गाड़ी तो नीचे कलर बदल जाएगा, वापस इसी रास्ते पे आ जाएगी। तो इस तरह की गाड़ी लैब में बनाई है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं वो चीजें बता रहा हूं जो यहां पे आप देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये बनाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहां पे भी बन सकती है। एक जेस्चर कंट्रोल कंप्यूटर माने क्या, जो मैं बता रहा था कि टाइप करना आपको हो सकता है थोड़ा रास ना आता हो, तो अगर हम इस तरह से हाथ हिलाएं कि ये करना है, ये करना है, तो वो पहचान ले कि हम उससे क्या कह रहे हैं, तो वो कहलाता है जेस्चर कंट्रोल्ड कंप्यूटर। तो हमने लैब में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कि हर एक कैरेक्टर के लिए एक जेस्चर बना दिया। माने अगर ऐसे हाथ करें तो वो समझ जाएगा ए, ऐसे बी, सी, डी, ऐसे। तो जो हम हाथ के इशारे से कह रहे हैं वो स्क्रीन पे लिख के आ जाता है। तो ये इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, माइक्रोसॉफ्ट का किनेक्ट। आपने देखे भी होंगे, रेस्टोरेंट में भी आजकल लगे रहते हैं, जिसमें कि टेबल टेनिस या इवन बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, ये सब आप स्क्रीन के सामने बैठ के खेलते हैं, दूसरी तरफ से वो डिवाइस खेलता है। कुछ दिनों तक तो ये बीकानेर वाले ने भी लगा रखी थी, किसी ने अगर देखा हो तो उस तरह के चीजें यूज कर सकते हैं।
एक प्रोजेक्ट था आईआईटी दिल्ली वालों के साथ, उनका अपना प्रोजेक्ट था, उसमें से जो लोग थे वो मेरे साथ भी थे। तो वो ये कैसे कैसे यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, उसके बारे में बता रहे हैं। एक कंपनी है जो मोटर गाड़ियों की इंजन बना रही है। इंजन असेंबल होके तैयार हो गया, अब उसे टेस्ट करना है। टेस्ट किस चीज के लिए करना है कि ऐसा तो नहीं है कि इंजन में तो बहुत सारे पार्ट्स लगाने के बाद पूरा इंजन बंद किया गया, अब अगर कोई छूट गया हो अंदर, लगने से रह गया हो, तो कैसे पता लगेगा? खोल के दोबारा देखें अंदर, कोई फायदा है इससे? फिर बंद कर देंगे, अब की बार रह गया हो तो बंद इंजन को टेस्ट कैसे किया जाए कि वो जैसे असेंबल होना था वैसे हो गया। तो उसके लिए क्या करते हैं, उनके पास बड़े तजुर्बेकार काम करने वाले हैं, इंजन को चला देते हैं और वो इतने साल से उसकी आवाज सुन रहे हैं कि आवाज सुन के बता देते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब वो हो गए रिटायर, तो कंपनी बंद कर देंगे, कंपनी बंद कर देंगे, क्या करेंगे अब? तो नए वाले को उनको उतना तजुर्बा लाने में समय लगेगा, अगर उनकी जगह किसी को रख भी लेते हैं तो उनको समय लगेगा। तो क्या किया इन लोगों ने, माइक लगा दिया इंजन के चारों तरफ और उस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। उस आवाज की रिकॉर्डिंग को फिर प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर से एनालाइज किया और ऐसे प्रोग्राम बनाए जो ये बता देते थे कि इंजन ठीक है, 7 तरह के उसमें फॉल्ट्स थे, इंजन ठीक है, उसमें ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, इस तरह से वो प्रोग्राम बता देता था। तो ये प्रोजेक्ट था, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। आप लोग जो एप्लीकेशंस देखते हैं उनमें से ये सबसे कॉमन एप्लीकेशंस हैं, तो वो जो अभी तक मैंने बताई वो आप यहां पे भी देख सकते हैं, बनी हुई चीजें। और एटीएम चलता है, उसमें भी पूरा पूरा कंप्यूटर साइंस है। वरना क्या है उसके लिए, उसमें बहुत साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है कि कोई और आपके अकाउंट में से ना विड्रॉ कर ले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्योरिटी। रेलवे टिकट खरीदते हैं कंप्यूटर से आजकल, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, और जो एप्लीकेशंस आ गई हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और आपको कोई म्यूजिक रेस्टोरेंट में चल रहा है, पसंद आ गया और आप चाहते हैं कि उसको वो मेरे पास हो। तो आजकल ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि आपने उसको रिकॉर्ड किया, छोटा सा उसका पीस, और अगर आपका जो म्यूजिक वाली कंपनी उसके साथ करार है तो क्या हो सकता है कि वो क्लिप आपने सिर्फ कंपनी भेज दी और उसने वो पूरा म्यूजिक आपके फोन में भेज दिया। मतलब एक छोटे से पीस से उसके पास जो डेटाबेस है उसमें से वो पहचान लेगा कि ये कौन सा है और आपको फोन में भेज देगा। चार्ज करेगा उसके लिए, फ्री नहीं है, लेकिन इस तरह की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो साइंस, कंप्यूटर साइंस आज की तारीख में इतना आगे बढ़ गया कि एक छोटे से क्लिप से लेके वो पहचान के गाना आपके पास आ जाएगा। तो ये आज की तारीख में एप्लीकेशंस हैं। ये गूगल मैप्स में आपको दिखाई चुका हूं, बड़े बड़े किले हैं। एक एप्लीकेशन जो बनाई है, ये अब मैं बात कर रहा हूं इसकी। कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, ये दो चीजें जब मिल जाती हैं तो बहुत सारी नई चीजें, नई एप्लीकेशंस बनती हैं जो आपके काम की हैं। एक एप्लीकेशन तो ये मैंने दिखाई थी। अब हैदराबाद में एक फोर्ट है, गोलकोंडा फोर्ट, काफी भूलभुलैया जैसा है, काफी बड़ा। तो वहां एक इंस्टीट्यूट है IIIT, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई।
वहां आमतौर पर ऐसा होता है कि 4 आदमी घूमने गए, 2 एक तरफ निकल गए, 2 एक तरफ निकल गए, फिर उन्हें पता नहीं लगता, बता नहीं पाते हैं कि वो कहाँ है, क्योंकि हर तरफ किले के दरवाजे हैं और ये बता पाना कि वो कहाँ है और दूसरे को ये समझ पाना कि मुझे कहाँ पहुंचना है, ये मुश्किल हो जाता है। किसी से पूछ के वो प्रवेश द्वार पे तो पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं खो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम लगता है। बिल्कुल अंदर से दोनों पहले प्रवेश द्वार पे पहुंचे तब मिल सकते हैं, वरना एक दूसरे को नहीं बता सकते कि वो कहाँ है। तो एप्लीकेशन क्या बनाई उन्होंने कि आपके पास मोबाइल है जिसमें कि कैमरा है, आप जहां पर भी हैं आप एक फोटो खींच दीजिए दीवार की, उस पर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, जो शिल्प बना हुआ है उसकी एक फोटो खींच दीजिए। डेटाबेस में उस फोटो से वो ये पहचान लेगा कि आप कहां हैं और इसी तरह से दूसरे आदमी को भी ये सूचना मिल जाएगी कि आप कहां हैं और आसानी से आप अपने आप को लोकेट कर पाएंगे। दूसरा, प्रवेश द्वार किधर है, निकास द्वार किधर है, ये सब भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वो एक बार आपको लोकेट कर ले तो फिर बाकी सब चीजें हो जाती हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, तो ये अभी यहां पर एक छात्र हैं एमटेक में, जो ताजमहल तो सबने देखा होगा, ताजमहल में कुरान की आयतें लिखी हुई है। कितनी आयतें हैं अलग अलग जगह पे अगर हम जोड़ें? 14 आयतें हैं। 14 का भी एक सिग्निफिकेंस है, क्यों है वो सब छोड़ो। अब लोग करते क्या हैं, गाइड बुक देखते हैं, गाइड बुक में वो आयतें लिखी होती हैं, उसका ट्रांसलेशन भी लिखा होता है, लेकिन जब वो एक्चुअल में देखते हैं तब उन्हें ये नहीं पता लगता कि ये वाली आयत कौन सी है और ये यहां क्यों लिखी गई है, इसके आसपास जो है उसका इससे क्या संबंध है। तो ऐसी एप्लीकेशन अगर बने कि आप एक फोटो खींचें और उसके साथ उस आयत का वो पहचान ले। अब हम किस चीज को जोड़ रहे हैं? अब हम इस चीज को जोड़ रहे हैं कि ये और ट्रांसलेशन, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ऐसी एप्लीकेशन बन सकती है। माने क्या? माने जो भी टूरिस्ट है, विजिटर है, उसका एक्सपीरियंस, अनुभव जो होगा वो और अच्छा अनुभव होगा, ज्यादा समझ पाएगा कि कहां पर क्या चीज है, क्यों है। कोई नक्काशी है तो उस नक्काशी के पीछे क्या कहानी है। इस तरह की एप्लीकेशंस बनाई जा रही है। तो पीछे तो साइंस है, लेकिन आपके पास किस फॉर्म में आ रही है? इस फॉर्म में आ रही है कि चाहे कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो, आप उसका उपयोग तो कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने साइंस पढ़ी हुई हो तो आप उसके उपयोग को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं और क्या संभव है और क्या संभव नहीं है इसको ज्यादा अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। आगे बहुत सारी और एप्लीकेशंस आने वाली हैं। एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जो हो रहा है वो ये कि अभी तक जो भी चीजें इस तरह के कंप्यूटर्स पे, डेस्कटॉप्स पे और बड़े कंप्यूटर अंदर रखे हुए हैं, उस तरह के कंप्यूटर्स पे थी, आगे वो सब चीजें आपके मोबाइल पे आने वाली। अभी काफी चीजें आ गई हैं, इस पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब चलता है, और आगे इसकी कैपेबिलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर बनते चले जा रहे हैं, तो सब चीजें आपके हाथ में कहीं पर भी आप हों, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के आईपीएल का स्कोर देखते ही रहते हैं सारा दिन। तो बाकी एक ये जो अखबार में देखते हैं और एक मजाक सा बन जाता है कि अगर अखबार वाले ने कहा कि परसों बारिश होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, चिंता नहीं करो, कि वेदर फोरकास्टिंग ये एक बहुत ही जटिल प्रॉब्लम है, इतने आसान नहीं है ये। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स और पावरफुल होते जा रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि एक्यूरेट, सही आकलन किया जा सकता है कि अगले पूरे हफ्ते में किस तरह का मौसम रहेगा।